नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेष शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयसर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे पर, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो उसके संदर्भ में इस चर्चा को करते हुए एक और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, चूँकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स और भी जो जनरल पीपुल हैं उनके मन में एक एक्साइटमेंट होता है कि हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख होगा यानी राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है और कैसे ये अमेरिका के चुनाव से भिन्न है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से यही निवेदन करूँगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको अपडेट होने वाली और भी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग बिना टाइम लॉस करते हुए चलते हैं आज अपने वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में हमने चर्चा की हुई है कि हम 52 से लेके और 62 तक के जो संवैधानिक प्रावधान हैं आर्टिकल्स के, उन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग क्रमवार चलते हैं एक एक बिंदु पर बात करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक्चुअल में, अगर हम आज के इस वीडियो को कुछ की पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहें तो किन किन बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आज के बिंदु की हम कहें, जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु होगा, तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कैसी है, अर्थात ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात हम कहें कि आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी कि चुनाव का मेथड क्या होता है। तो हम कहेंगे प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, और इसमें जो वोट मिलता है प्रेसिडेंट को, वो मिलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल हस्तांतरणीय मत। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या हैं, तो उन पे भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस कितने समय का होता है। और जो आगे हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि यदि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए, यानी उसकी कार्यावधि के दौरान अगर हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या क्या चर्चा हम लोगों को करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल वाइज, इस आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि राष्ट्रपति से संबंधित डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रैंडम रिवीजन के जैसा कुछ प्लान किया गया है आपके लिए, कि आप यदि राष्ट्रपति को एट अ ग्लांस समझना चाहते हैं तो इस 20-25 मिनट 30 मिनट का जो भी वीडियो है उसको देखें और आप राष्ट्रपति का एक सिनेरियो समझ लें कि कैसा क्या चीज़ें होती हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसकी भाषा यही है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो है हेड ऑफ द स्टेट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है राज्य का प्रमुख, एक होता है सरकार का प्रमुख। तो हमारे यहाँ जो सरकार का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। सेम चीज़ अगर राज्यों की बात करें तो राज्य का जो प्रमुख राज्यों में होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन राज्य में यदि सरकार के प्रमुख की बात की जाए तो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार केंद्र में यदि बात करें तो जो भारत गणराज्य है उसका यदि मुखिया बात करें तो राष्ट्रपति होगा, हेड ऑफ स्टेट। और अगर हम सरकार के प्रमुख की बात करें यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कौन होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्चुअल में है क्या कि भारत का संविधान जो है वो कई देशों के संविधान से नकल करके बनाया गया। जब हेड ऑफ द स्टेट के प्रोविजन लिए गए तो उसमें दो देशों के मॉडल को देखा गया मुख्यतः, एक अमेरिका और दूसरा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में तो हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन ही नहीं होता। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट का जो पद है वो वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा का। पता नहीं वो दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला देश आज तक राजतंत्र का बोझ ढो रहा है, उसके पीछे क्या एक उनकी वजह हो सकती है ये तो वही जान सकते हैं। तो वहाँ आज भी ये व्यवस्था ही है कि राजा का बेटा राजा बनता है। हालांकि इसी कारण वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही कम शक्तिशाली होता है अपेक्षाकृत भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे वो संसद को पुनर्विचार के लिए बिल वापस कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन का राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं।
दूसरा अगर बात करें अमेरिका के इलेक्शन की, तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ऐसा कहते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन है, एक्चुअल में वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है एक प्रकार का, चूँकि वहाँ जनता वोट करती है लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं करती। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद वो इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो जाता है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसको जनता चुनती है और इसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो कहते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन वो भी नहीं है। तो वहाँ भी हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है। तो हमने क्या किया, आधा मॉडल ब्रिटेन का ले लिया, आधा मॉडल अमेरिका का ले लिया और कुछ मिले जुले प्रावधान आपको भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में देखने को मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 52 सबसे पहले कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में बता दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, अर्थात संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी। अच्छा भाई, तो क्या राष्ट्रपति सारे काम करता घूमेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट है और पहला नागरिक है भारत का, और अगर उसे सारे काम करने पड़े तो ये तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद विषय होगा। राजा खुद अपने काम तो नहीं करेगा। तो राजा ने अपने काम करने के लिए क्या बना रखी है, एक मंत्रिपरिषद बना रखी है और इसको 74 क्लॉज 1 में फोर्सफुली बता भी दिया गया है कि राष्ट्रपति जो काम करेगा वो किसकी सलाह पर काम करेगा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। उसको 74 में फिर क्रॉस वेरीफाई कर दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात संघ के सारे काम करने का जो पावर है वो अंतिम डिसीजन किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन वह इसका प्रयोग कैसे करेगा, स्वयं व अपने अधीनस्थों के द्वारा, अधीनस्थों के द्वारा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, किंतु वह इसका प्रयोग कैसे करेगा, या तो स्वयं या तो अधीनस्थों के द्वारा। वो स्वयं कुछ ही पावर हैं जिनका प्रयोग करता है, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो वो एक राष्ट्रपति अपनाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और कोई ऐसा कानून जो बनाना अत्यंत आवश्यक है तो उसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते कि जब सत्र बुलाया जाएगा तब फिर बिल आएगा और ये होगा। तो तत्कालीन प्रभाव से यदि कोई कानून लागू कराना है तो अनुच्छेद 123 1 2 3 याद रखना बहुत आसान है। अनुच्छेद 123 के तहत प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है और इसकी जो अवधि होती है वैधता की वो होती है 6 माह। 6 माह तक ये वैलिड रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे संसद ने कोई कानून पास किया हो। 6 माह के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों से बिल बना के इनेक्टमेंट प्रोसेस से गुजार के एक्ट बनाना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 माह बाद अपने आप ये कानून क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अब उसके अधीनस्थ हैं कौन, तो वो अनुच्छेद 74 और 75 में बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है कि उसके अधीनस्थ कौन है, यानी कि मंत्रिपरिषद। एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, है ना। तो ये बात बताई गई है। और 74 एक बता रहा है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पे कौन काम करेगा, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 53 की भाषा को और स्पष्ट करने के लिए 74 एक में ये लिख दिया गया है ना। अच्छा भाई, तो यहाँ तक की बातें जो हैं वो बहुत सामान्य हैं और इनसे प्रश्न बनेगा भी तो एक सामान्य विद्यार्थी भी कर लेता है। जो टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं आर्टिकल 54 से, यानी कि अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में सबसे पहले तो आप समझिए है क्या, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें कौन लोग वोट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो राज्यों की विधानसभा, इसका मतलब विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं करते, और दूसरी बात निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब अगर कोई नामित सदस्य है, नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता है, स्टेट में 1 और सेंट्रल में 2, जो कि 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया।
तो पहले होता ही था, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में, विधानसभा में 1 सीट आरक्षित होती थी। किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। राज्यपाल चाहे तो उसको नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे था कि सभी राज्यों की विधानसभा, यानी कि विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसमें वोट करेंगे। दूसरा कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, संसद में यदि हम बात करें लोकसभा की, तो टोटल जो सीट हैं वो कितनी है? 552। इलेक्शन कितने पे होता है? 545, है ना। इसमें 2 का नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का, जो कि खत्म कर दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 250। इलेक्टेड कितने होते हैं? 245। इस 245 में भी आपकी जो 12 सीटें हैं वो प्रेसिडेंट क्या करता है? नामित करता है। इसका मतलब ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते हैं, है ना, चूंकि ये क्या है? नामित होते हैं। तो राज्यसभा से अगर हम बात करें तो टोटल 233 मेंबर ही वर्तमान समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने लोग मत का प्रयोग करेंगे? राज्यसभा से 233 लोग। इसी प्रकार अगर लोकसभा की बात की जाए तो इसमें कितने लोग प्रयोग करेंगे? तो 543 या 545। एंग्लो इंडियंस की कंडीशन में 543 और वैसे 545, इतने लोग जो है वो मत का प्रयोग करेंगे। कहाँ से? लोकसभा से। विधानसभा में जो भी प्रत्येक राज्य की विधानसभा है उसका जो प्रत्येक सदस्य है वो वोट करेगा, बस कंडीशन ये है कि वो निर्वाचित होना चाहिए, नामित नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो 70वां संविधान संशोधन था, 69वां दिल्ली के विशेष दर्जा देने के लिए था, और 70वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो दिल्ली और पांडिचेरी है, चूंकि ये यूटी है लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो दिल्ली व पांडिचेरी जो विधानसभा है, इनके सदस्य भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। तो वर्तमान समय की स्थिति यह है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात 233, सैंक्शन स्ट्रेंथ 250 है, एक्टिव स्ट्रेंथ 245, और उसमें भी 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, वो मत का प्रयोग करते नहीं, मतदान करते नहीं राष्ट्रपति चुनाव में। तो 233 राज्यसभा से। अगर लोकसभा की बात करें, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 552, लेकिन अभी एक्टिव मेंबर कितने हैं? 545। उसमें से 2 नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियंस, तो नॉमिनेशन नहीं होने की दशा में, यानी 104वें संविधान संशोधन के बाद की यदि स्थिति की बात करें तो 545, उसके पहले की स्थिति की बात करें तो 543। ये बात है। अच्छा, ये जो 250 और ये 552 है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें लोकसभा और राज्यसभा की इतनी सीटें तक बढ़ानी हो तो हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इससे ऊपर सीटें ले जानी है तब हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं। तो आर्टिकल 54 में यही लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत का प्रयोग करेंगे। तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये होता है आपका राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति के चुनाव की एक खासियत है, उस पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि उसकी बात करें तो वो आता है आपका आर्टिकल 55। ये आर्टिकल 55 क्या है? तो आर्टिकल 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, है ना। इसको अगर कुछ विशेष तरह से बांटना हो तो ऊपर के इन 3-4 चीज़ों को हम उठा लेते हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। सबसे पहली बात तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसका मतलब इस बात में निहित है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सीधा सा मतलब यदि एक लाइन में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मतदान जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती, तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, अर्थात ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है उसमें जनता मतदान नहीं करती, और इस कारण इसे कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी जनता के चुने हुए कुछ लोग, जनता द्वारा चुने गए कुछ लोगों के द्वारा जिसको चुना जाता है, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अर्थात इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करेगी। ऐसा शायद संविधान सभा ने इसलिए भी रखा होगा क्योंकि राष्ट्रपति की वैकेंसी एक ही है और एक व्यक्ति को पूरा देश जाने, ये थोड़ा सा असंभव सी बात थी, और उस समय 2 ही 4 लोग थे जिनको पूरा देश जानता था।
सबको जानता नहीं था और आगे चल के चीज़ें और थोड़ा सा मुश्किल हो जाती, तो इसलिए शायद ऐसा रखा गया होगा कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो ये हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब मेन बात आती है कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये क्या है, कैसे इसकी बात होती है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा गया था कि राज्य और केंद्र इन दोनों को बराबर के अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र का पल्ला भारी हो जाए और राज्य जो है वो हल्के पड़ जाएं। इस बात को ध्यान में रख के क्या किया गया कि इनके मत का मूल्य निर्धारित किया गया और उस मत के मूल्य के निर्धारण की यदि बात करें तो हमें अगर निकालना हो विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य, यानी एक विधायक जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालता है उसके मत का मूल्य क्या होता है, क्या होती है उसके वोट की वैल्यू। तो अगर ये हमें फाइंड करनी हो तो हम कह सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल विधानसभा सीट, ठीक, गुणे, अब चूंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको कम करने के लिए 1/1000 से गुणा करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है क्या, एक विधायक के मत का मूल्य। इसी प्रकार यदि एक सांसद के मत का मूल्य निकालना हो, यानी कि जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं उनके मत का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, सभी राज्य के विधायकों के मत का मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी सभी राज्यों के विधायकों के मत का जो कुल मूल्य है उसमें भाग दे देंगे किसकी, संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक सांसद के मत का मूल्य निकल आएगा, ये एक सांसद के मत का मूल्य है, ये एक विधायक के मत का मूल्य है। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या है। अर्थात इसमें ऐसा होता है कि हम चूंकि 2-3 तरह की यदि बात करें तो एक तो जो राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग अपनाते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम और तीसरा होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। जो हम लोग भारत में बहुतायत चुनाव में यही प्रणाली अपनाई जाती है, फर्स्ट पास द पोस्ट। इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, सरल भाषा में बात कहें तो अग्रता ही विजेता, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो चुन लिया जाएगा। ये हम लोग लोकसभा में अपनाते हैं, विधानसभा में अपनाते हैं, पंचायत के प्रथम स्तर में अपनाते हैं और ऐसे बहुत सारे इलेक्शन है भारत में जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट को अपनाते हैं, अग्रता ही विजेता, यानी जिसको ज़्यादा मत मिले वो जीत गया। इसकी बुराई क्या है, मान लीजिए सपोज कि एक सीट है जिस पे 1000 वोट हैं और कोई 8 प्रत्याशी इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी है जिसको वोट मिल गए 200, एक प्रत्याशी जिसको वोट मिल गए 200, बाकी के जो 800 वोट हैं वो 7 प्रत्याशियों में कुछ कमोबेश बट गए, लेकिन किसी के पास भी इतने नहीं है कि वो 200 या उससे अधिक लेके आया हो। तो ये तय हो जाता है कि जिसको 200 मिले हैं वही यहाँ का नेता बनेगा, सीधी बात है। अब जरा आप देखिए कि 1000 की पॉपुलेशन पे इसको सिर्फ 20% लोगों ने पसंद किया है, 80% लोगों की पसंद या तो ये नहीं है और या तो कोई दूसरा है। उसके बाद भी ये क्या करेगा, इन पूरे 1000 पे शासन करेगा। ये एक सबसे बड़ी बुराई थी किसकी, फर्स्ट पास द पोस्ट यानी अग्रता ही विजेता की। अब ये रिस्क, ये चुनाव प्रणाली छोटे चुनावों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव हो रहा हो तो इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं होगा और ये मेथड अच्छा नहीं होगा। लिस्ट सिस्टम सामान्यतः एक वैकेंसी के लिए चलाया जा नहीं सकता। लिस्ट सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी करती है। मान लीजिए किसी राज्य में 100 विधानसभा सीट है तो हर पार्टी 100 नेताओं की सूची जारी करेगी। आप सिर्फ पार्टी को वोट करेंगे और वो 1 से 100 तक जिस पार्टी को भी बहुमत मिलेगा उस पार्टी के लोग उतने वहाँ पे चुन लिए जाएंगे, है ना। जितने परसेंट जिसको वोट मिला उतने परसेंट सीट पे उसके प्रत्याशी भेज दिए जाएंगे। ये लिस्ट सिस्टम है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है लिस्ट सिस्टम। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि ऐसा होने पे बहुत सारी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां आने लगती हैं और फिर उसमें एक स्थिति ये बन जाती है कि किसी को बहुमत नहीं मिल पाता और सरकार बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
दूसरी बात आती है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसमें देखिए जो मतदान होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल। आप एक मत देंगे और वो किसको जाएगा? जीतने वाले प्रत्याशी को। मतलब आप यहाँ पे सपोज मान लीजिए ए इलेक्शन लड़ रहा है, बी इलेक्शन लड़ रहा है और सी इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप किसी एक को वोट नहीं देते, आप प्रेफरेंस देते हैं। अर्थात मैं चाहता हूँ कि पहले तो बी राष्ट्रपति बन जाए, अगर बी नहीं बन पाता तो मेरी दूसरी पसंद है कि ए राष्ट्रपति बन जाए, और अगर ए भी नहीं बन पाता तब हमारी तीसरी पसंद है कि सी राष्ट्रपति बन जाए। इसे कहा जाता है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, यानी कि हम प्रेफरेंस के तौर पे चुनते हैं, हम किसी एक को नहीं चुनते, हमें तीनों को चुनना है। बस हमें वरीयता क्रम देना है कि हमारी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। इसके बाद एक शब्द आता है इसमें कोटा, अर्थात कितने मत मिलने पे ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति जीत गया। तो इसका वही सिस्टम है 50% प्लस 1। इसको अलग अलग तरीके से किताबों में दिखाया गया है, यानी कि ऊपर लिख दिया जाता है कुल मत बटे 2 प्लस 1, ऐसे कर करके कई अलग अलग तरीकों से। कोटा का साधारण सा मतलब ये है कि 50% प्लस 1 मत जिसके पक्ष में होंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। ये अर्थ है कोटा का। यानी कोटा क्या होता है? तो ये होता है कोटा, यानी कि हम इस राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग होती है, अगर उसमें ही किसी को कोटा मिल गया तो फिर सेकंड प्रेफरेंस काउंट करने की आवश्यकता है ही नहीं। मान लो कि फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया और कोई दो प्रत्याशी थे जो बराबर फर्स्ट प्रेफरेंस पा गए, तो अब उसमें क्या होता है कि जो एकदम लास्ट में था उसके वोटों को हटा के इन दोनों में बराबर बराबर में बांट दिया जाता है। इसके बाद फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग होती है। अभी तक सेकंड राउंड की काउंटिंग भारत को एक ही बार करनी पड़ी, नहीं सामान्यतः ये करना नहीं पड़ता। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव की कुछ एक दो रोचक बातों की चर्चा करें तो एक बात तो ये कि नीलम संजीवा रेड्डी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको पार्टी ने प्रपोज्ड किया और वो चुनाव हार गए और उनके बदले वीवी गिरी साहब जीत गए। और दूसरी अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीलम संजीवा रेड्डी ही एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। जब 77 में इलेक्शन हुआ तो 77 के इलेक्शन में क्या हुआ था, 79 का सॉरी इलेक्शन था शायद, तो 79 के इलेक्शन में क्या हुआ कि 37 लोगों ने पर्चा भरा राष्ट्रपति के लिए। पहले खूब ज़्यादा लोग भरते थे। एक हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम तो चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, बहुत चुनाव हारे, सबसे ज़्यादा चुनाव वही हारे हैं अभी तक भारत में। तो 37 लोगों ने पर्चा भरा था और इसमें से 36 लोगों का पर्चा जो है वो इनवैलिड हो गया था। तो जब प्रत्याशी ही एक बचा है तो फिर निर्विरोध चुन लिए गए, वो भी नीलम संजीवा रेड्डी ही थे। और 69 में नीलम संजीवा रेड्डी ही वो व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने प्रपोज किया और वो चुनाव हार गया। तो अब होता क्या है भाई, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम, पहले क्या सिस्टम था कि दो ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे, ऐसे दो लोग कम से कम आपको प्रपोज करें, दो लोग सेकंड करें, यानी दो प्रस्तावक, दो अनुमोदक हों, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। बाद में इसे बढ़ा के 10-10 किया गया और वर्तमान समय में ये संख्या 50-50 है। वर्तमान में ये संख्या 50-50 है, मतलब 50 अनुमोदक हों और 50 प्रस्तावक हों, और ये अलग अलग होने चाहिए, यानी 50 अनुमोदक अलग व्यक्ति और 50 प्रस्तावक अलग व्यक्ति, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए इसको कहते हैं ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि एक देश में हर व्यक्ति फिर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जैसे पद के लिए जहाँ हजारों लोग आपको वोट करने वाले हैं, वहाँ अगर आप कुछ लोगों से भी मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, यानी 100 लोगों को भी जानने की स्थिति में नहीं है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि आप राष्ट्रपति के पद के लिए सीरियस उम्मीदवार नहीं हैं। तो इसलिए शायद ये सिस्टम रखा गया और कहीं तक ये ठीक भी है ना, कि 100 लोग तो कम से कम आपको जानते हो, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। आगे बात समझ में? तो ये है आपकी बात, एक रैंडम बात करी हम लोगों ने कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन पे बात कर चुके हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम पे बात कर चुके हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात कर चुके हैं। यानी कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको दिया, अगर वो नहीं जीत पाता है तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी और फिर वो जीत जाएगा, तो हमारा वोट उसी को चला जाएगा। कुल मिला के सबका इसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, तभी कोई प्रत्याशी जीतता है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज पे हम लोग बात कर ही चुके हैं, है ना। आर्टिकल 55 के बाद आती है बात आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या है, राष्ट्रपति के टर्म से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति कितनी अवधि तक कार्य करेगा। तो सामान्य रूप से ये सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्य करता है, इसका जो कार्यावधि होता है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति पहले भी कार्यमुक्त हो जाता है। नंबर 1 तो वो स्वयं अपना त्यागपत्र दे दे,
और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। तो एक तो पहली कंडीशन वो त्यागपत्र दे दे, दूसरी कंडीशन कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटा दिया जाए, और तीसरी कंडीशन कि जब असामयिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाए या कोई ऐसी घटना जिसमें राष्ट्रपति नहीं रहते तो वो एक पद रिक्तता की घटना हो सकती है, मतलब कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उनके शपथ ग्रहण से लेकर और अगले 5 वर्ष तक होता है। और एक कंडीशन जो बहुत अच्छी शायद लिखी है संविधान में कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। फिर भी यदि कोई ऐसी कंडीशन होती है कि टर्म समाप्त होने के बाद भी नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ, तो जब तक वो निर्वाचित नहीं होता तब तक ये पुराना वाला राष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है ना। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, ना कभी होता है। राष्ट्रपति 25 जुलाई को जैसे ही टर्म समाप्त होने वाला होता है, 20 जुलाई को ही भारत में नया राष्ट्रपति चुन के, नीलम संजीवा रेड्डी के बाद से 20 जुलाई को ही चुन के नया आ जाता है। 5 दिन का हमारे पास टाइम रहता है कि अगर कुछ गड़बड़ी या कोई अनियमितता है तो उसके लिए हमारे पास 5 दिन का समय रहता है, और नहीं तो पहले ही इलेक्शन करा लिया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति का पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसमें हम इंतजार नहीं कर सकते। तो 56 में लिखा है राष्ट्रपति के पद की अवधि, यानी कितने दिन तक राष्ट्रपति काम करेगा। उसके बाद आर्टिकल 57, देखो ये बहुत रोचक बात है, इसमें है पुनर्निर्वाचन। क्या कोई व्यक्ति भारत में दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि भारत में कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ, अमेरिका के संविधान में जरूर ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति वहां 2 बार से अधिक, 2 पूरे कार्यकाल यदि हैं तो 2 कार्यकाल से ज़्यादा अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में आप 1 बार राष्ट्रपति बनो, 2 बार बनो, 10 बार बनो। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से कोई रिपीट नहीं हुआ और सामान्यतः रिपीट नहीं होता। तो ये है आपका कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के संदर्भ में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं, कुछ ऐसी बात लिखी नहीं है कि जिससे ये प्रूफ होता हो कि कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है ना। सामान्यतः नियम यही चला आ रहा है कि एक व्यक्ति 1 बार ही राष्ट्रपति बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दें तो, है ना। चलिए भाई, इसके आगे चलते हैं। तो आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 से भर भर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार किसी न किसी परीक्षा में। इसमें क्या लिखी हुई हैं? आहर्ताएँ लिखी हैं, अर्थात कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है। तो कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब कितनी हंसने वाली बात है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लिखा है वह भारत का नागरिक हो, तो क्या पाकिस्तान का नागरिक भी इलेक्शन लड़ सकता है? देखिए, तब की परिस्थितियां ऐसी थी कि एंग्लो इंडियंस यानी ब्रिटिश भारतीय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस पद पे बैठ सकते थे और ब्रिटेन के हित में कुछ फैसले ले सकते थे, इसलिए लिखवाना आवश्यक था कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। कम से कम उसका एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में लिखा गया है कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य किसी संस्थान, किसी के भी लाभ के पद पर नहीं हो, और यदि है तो जिस तिथि से वो निर्वाचन करेगा उस तिथि से वो पद जो है आपका रिक्त मान लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति पद के लिए क्या है? योग्यताएं हैं, आहर्ताएं हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसमें निहित है कि जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं वो पूरी यहाँ फॉलो होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 58। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 59 में, जिसमें कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं, अर्थात शर्तें बता दी गई हैं। आर्टिकल 59, इसमें क्या लिखी हैं? शर्तें लिखी हैं, ठीक है। कैसी शर्तें लिखी हैं? तो कुछ ऐसी शर्तें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लोकसभा का सदस्य है और वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो जिस तिथि को वो राष्ट्रपति बनता है उस तिथि से उसको सदन की सदस्यता क्या होनी? छोड़नी होगी। सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, सबसे पहली कंडीशन है ना। वो किसी पद पर था भी या
कहीं वो सदस्य था, तो जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वैसे ही उसको वो मतलब पर्चा भरने से पहले ही, इवन जब वो पर्चा भरेगा तो सारे पदों से मुक्त होने के बाद ही भरेगा। दूसरा, वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा, लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। ठीक, तो ये कुछ विशेष प्रोविज़न जो कंडीशन के तौर पे दिए गए हैं कि अगर आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने जा रहे हैं तो आपको इन कंडीशंस का पालन करना होगा। योग्यताएं हमने आपको पहले बता दी। अब चलते हैं सीधे हम लोग आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60, देखिए आर्टिकल 60 किसके बारे में बताता है? शपथ के बारे में बताता है। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सबसे पहली बात तो CJI यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। यदि किसी कारणवश CJI नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा यानी SC का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, पहली बात तो CJI दिलाएगा। यदि किसी कारण CJI नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो आपका क्या करेगा? राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ दिलाएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है। और शपथ के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो राष्ट्रपति के लिए है वो है आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 ये क्या बताता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और संसद उसे हटाना चाहती है, तो इसकी प्रक्रिया ये है कि किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा स्वीकृत नोटिस 14 दिन पूर्व किसे दी जाएगी? राष्ट्रपति को दी जाएगी। और 14 दिन बाद एक संकल्प लाके 2/3 बहुमत से उस सदन से पारित कराना होगा। जब वो प्रस्ताव या संकल्प दूसरे सदन में जाएगा, यानी अगर राज्यसभा से आया है तो लोकसभा में, या लोकसभा से आया है तो राज्यसभा में जाएगा, तब राष्ट्रपति वहाँ अपना पक्ष रख सकता है। ये इस महाभियोग की प्रक्रिया में उल्लेख किया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी। तो 14 दिन पूर्व सदन के 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षरित नोटिस से उनको सूचना दी जाएगी। 14 दिन बाद वो संकल्प लाया जाएगा और उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और उसके बाद फिर दूसरे सदन में जब जाएगा तो राष्ट्रपति वहाँ पे अपना पक्ष रख सकता है। यदि ऐसा प्रूफ हो जाता है तो जैसे ही दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होगा, राष्ट्रपति का पद उस स्थिति से क्या हो जाएगा? रिक्त माना जाएगा। ये कहा गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, इसके बाद यदि बात की जाए तो एक जो सबसे सुप्रीम आर्टिकल 2-3 बात कर लें तो एक सबसे पहला आर्टिकल है 1, 2, 3 जो प्रेसिडेंट से डायरेक्ट संबंधित है। यानी कि इसमें क्या है? तो हमने आपको बताया इसमें ऑर्डिनेंस पावर है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद को कोई कानून अर्जेंट बनाना है और सत्र नहीं चल रहा लेकिन कानून बनना आवश्यक है तो अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। इसका वही पावर होगा जो कि संसद के द्वारा पारित कानून का होगा। कंडीशन ये है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है। अगर इसको परमानेंट करना है तो 6 महीने के भीतर एक संकल्प पारित करके संसद के दोनों सदनों से इसको पारित कराना होता है, नहीं तो 6 महीने बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर आर्टिकल की बात करें तो 3 आर्टिकल बहुत राष्ट्रपति के रेफरेंस में पूछे जाते हैं, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 352 है ये राष्ट्रीय आपात को बताता है, यानी देश में जब कोई ऐसी म्यूटनी या विद्रोह जैसी स्थिति बनी हो तो राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त करके पावर अपने हाथों में ले सकता है। दूसरी कंडीशन बताई गई है 356, जब किसी राज्य का विधानमंडल भंग हो जाए। मान लीजिए किसी राज्य में इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली, कुछ समय तक वो सरकार चली, इसके बाद एक पार्टी ने समर्थन अपना वापस ले लिया तो वो सरकार पुनः अल्पमत में आ जाएगी, और जब अल्पमत में आ जाएगी तो वो विधानमंडल भंग हो जाएगा। तो उस स्थिति में 356 के तहत वहाँ क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो आर्टिकल 360 है जिसका प्रयोग आज तक भारत में नहीं हुआ, नोटबंदी के बाद ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि पहली बार भारत में वित्तीय आपातकाल लगेगा, तो ऐसा हुआ नहीं। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के संदर्भ में जानकारी देता है कि भारत में वित्तीय आपात राष्ट्रपति लगाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत लगाएगा? 360 के तहत।
तो ये एट अ ग्लांस आज हम लोगों ने प्रेसिडेंट पे पूरी बात करी, पूरी चर्चा करी, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से। एक रैंडम रिवीजन लेना हो तो 52 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 54 की बात करें तो उसमें लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात कौन कौन लोग राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। तो सबसे पहली बात राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरी बात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए निर्वाचित टर्म याद रखिएगा, नामित लोग इसमें वोट नहीं करते। और तीसरी बात 70वें संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी वोट करते हैं इसमें। आर्टिकल 55 में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया कि निर्वाचन की रीति अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं अपनाया जाता बल्कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल। आर्टिकल 56 की बात करें तो इसमें टर्म बताया गया है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। उससे पहले कार्यकाल किन कंडीशंस पे खत्म हो सकता है वो हम लोगों ने वीडियो पे बात करी। आर्टिकल 57 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, यानी कोई व्यक्ति अगर दोबारा से राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा भारत के संविधान में, कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बने या 4 बार बने। अमेरिका के संविधान में ऐसा जरूर है कि वहां पे एक व्यक्ति केवल कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार बन सकता है, मैक्सिमम 2 पूरे कार्यकाल तक बन सकता है, इसके अलावा नहीं। बाद में उन्होंने संशोधन किया, उन्होंने कहा पूरे आधे कुछ नहीं, आप 2 बार बन गए बस हो गया, चाहे 4 दिन के लिए बने हो, लेकिन 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ये आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 58 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 58 कहता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी प्रेसिडेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि आप भारत के नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, तीसरा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता रखते हो और चौथी बात किसी भी लाभ के पद पर ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो। आर्टिकल 59 की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिन पे आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना चाहते हो तो आपको सदन के सारी सदस्यताएं छोड़नी होंगी, जिन भी पदों पे हैं लाभ के पद वो सारे छोड़ने होंगे। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 की अगर बात की जाए तो उसमें शपथ प्रतिज्ञान लिखा हुआ है, अर्थात राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो CJI दिलाएंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है, उनकी ना होने की स्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 61 जिसमें इंपीचमेंट प्रोसेस है, यानी कि महाभियोग। महाभियोग के लिए कंडीशन हमने आपको बताई क्या है कि सदन के जो भी सदन का मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा जो भी सदन ऐसी संकल्प को लाना चाहता है तो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाएगी और 14 दिन बाद 2/3 बहुमत से वो सदन उसको पारित करेगा। अगले सदन में जब वो जाएगा, यानी राज्यसभा से पारित हुआ है तो लोकसभा, लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा, जब अगले सदन में जाएगा तो राष्ट्रपति वहां अपना पक्ष रख सकता है। ये है आर्टिकल 61। इसके बाद हमने आपको बताया आर्टिकल 123 यानी कि 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जिससे राष्ट्रपति कानून बना सकता है और ये उतना ही प्रभावी होगा जितना संसद का कोई एक्ट। कंडीशन ये है कि इसकी जो अवधि है वो 6 महीने होती है, 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। 6 महीने से ज़्यादा यदि वैलिड रखना है तो संसद के दोनों सदनों से इसको बहुमत द्वारा पारित कराना होता है। उसके बाद हमने आपको बताया आपात शक्तियां राष्ट्रपति की। तो आपात शक्तियां 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो ये एक समग्र अध्ययन रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने आज के इस वीडियो में किया है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारा ऐसी नई जानकारी बहुत सारी मिली होंगी जो आपको आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाली हैं। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।